नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूं स्टडीफाई एग्जाम्स में। दोस्तों, मैं स्टडीफाई एग्जाम चैनल पर हिंदी साहित्य से संबंधित एक हिंदी का पोस्ट में डालता हूं। मैं जानता हूं कुछ लोगों के पास पोस्ट का नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है, तो आप लोग स्टडीफाई एग्जाम चैनल खोल लिया करिए। इसके बाद आपको कई पॉइंट दिखेंगे, जैसे होम, वीडियोज, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल, अबाउट। तो आपको कम्युनिटी बॉक्स में आना है। तो कम्युनिटी बॉक्स में आएंगे तो आपको डेली आपको एक पोस्ट दिखेगा, जैसा आज का जो प्रश्न डाला गया है, इस्तवार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य इतिहास पुस्तक किसने लिखी है। इसका प्रश्न के आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। अब आप लोगों को पता है कि आज का प्रश्न कल आपको उत्तर वो मिल जाएगा। इसी प्रकार से डेली डेली चलता है। तो मैं इस वीडियो में पुरानी जितनी भी पोस्ट मैंने डाला है उन सभी का सॉल्यूशन आज विस्तार पूर्वक दूंगा। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। आधुनिक आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था। आप लोगों के सामने ऑप्शन था जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर AFR हार्नले, सुनीत कुमार चाटुर्जा या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ब डॉक्टर AFR हार्नले। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण सर्वप्रथम डॉक्टर AFR हार्नले जी ने किया था और इन्होंने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 4 भागों में विभाजित किया था। पहला जो भाग था पूर्वी गौडियन, दूसरा पश्चिमी गौडियन, तीसरा उत्तरी गौडियन और चौथा जो है दक्षिणी गौडियन। और यह जो विभाजन किया था उन्होंने 1880 में किया था। और इसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने किया था। और इसके बाद जो पहले भारतीय थे वह सुनीत कुमार चाटुर्जा ने भी किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी के प्रमुख बोलियों के नामकरणकर्ताओं को सुमिलित कीजिए। आप लोगों सामने 4 बोलियां थीं और उनके नामकरण करता थे। कौरवी का जो नामकरण है वह राहुल सांकृत्यायन जी ने किया था। बिहारी का जो नामकरण है वह ग्रियर्सन जी ने किया था। और भोजपुरी का जो नामकरण है वह रेमंड जी ने किया था। और मैथिली का जो नामकरण है वह कुलभूषण जी की किया था। तो इससे जो आप लोगों को दिख रहा होगा, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं। आप लोग सामने ऑप्शन था 813, 719, 713 या 819। इसका जो सही आंसर था वह ऑप्शन सी 719 दोहे हैं। बिहारी सतसई में कुल 719 दोहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यह बिहारी जी जो हैं वह रीतकाल के कवि हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आदिकाल का नामकरण और उनके प्रयोक्ताओं को सुमिलित कीजिए। आप लोगों के सामने 4 नाम है और उनके जो प्रयोक्ता हैं 4 दिए गए हैं। तो चारण काल का जो नाम है वह जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने किया था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ चारण काल और संधि काल जो नाम है वह रामकुमार वर्मा जी ने भी दिया हुआ है। वहीं पे वीर गाथा काल का जो नामकरण है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। और आदिकाल का जो नामकरण है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। और आधार काल का जो नामकरण है वह सुमन राजेनी जी ने किया है। तो इससे आपको ऑप्शन डी सही है, इसमें आपको दिख रहा होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य इतिहास और उनके ग्रंथों को सुमिलित कीजिए। आप लोग सामने 4 इतिहास ग्रंथ हैं और सामने आपको हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं। जैसे हिंदी काव्यधारा जो ग्रंथ है वह राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा है। वहीं पर हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो है वह डॉक्टर नगेंद्र जी ने लिखा है। और हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन जो ग्रंथ है वह नलिन विलोचन शर्मा जी ने लिखा है। और हिंदी साहित्य का अतीत जो ग्रंथ है वह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने लिखा है। तो इससे आप लोगों के सामने दिख रहा होगा यह ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित रचनाओं को उनके अध्याय से साथ सुमेलित कीजिए। आप लोग सामने 4 रचनाएं हैं और उनके अध्याय का क्या क्या नाम रखा है उसको आपको सुमेलित करना है। जैसे पृथ्वी रासों का अध्याय का नाम जो है वह समय है। रामचरितमानस के अध्याय का नाम कांड है। जैसे आप लोग जानते हैं कि रामचरितमानस में 7 कांड हैं। आइए देखते हैं। साकेत के अध्याय का नाम सर्ग है। और वहीं पे पद्मावत का अध्याय का जो नाम है वह खंड है। तो इससे आप लोगों के सामने दिख रहा होगा इसका ऑप्शन डी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्मावत में प्रयुक्त प्रतीकार्थ को सुमिलित कीजिए। आप लोग सामने 4 प्रतीक दिए गए हैं और सामने 4 पात्र दिए गए हैं। पद्मावती का जो संबंध है
वह श्रद्धा से है। नागमती का जो संबंध है वह सांसारिक बुद्धि से है। रत्नसेन का जो संबंध है वह मन से है। और अलाउद्दीन का जो संबंध है वह माया से है। तो इससे आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, इसका ऑप्शन बी वाला सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? आपने सामने ऑप्शन था शंकर राव देव, गोपाल स्वामी अयंगर, सी राजगोपालाचारी और अनंत शयनम। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन दो, गोपाल स्वामी अयंगर। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने जो प्रस्ताव रखा था वह गोपाल स्वामी अयंगर जी ने रखा था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने प्रस्ताव रखा था, इसके बाद शंकर राव देव जी ने उनका समर्थन किया था। इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन दो, गोपाल स्वामी अयंगर। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? आप लोग सामने ऑप्शन था सूरदास, तुलसीदास जी, केशवदास जी और कबीरदास जी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन दो, तुलसीदास जी। रूपकों का बादशाह तुलसीदास जी को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने यह रूपक अलंकार का प्रयोग अत्यधिक किए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रामचरितमानस में कितने दोहे हैं? मैंने रामचरितमानस से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्नों को धीरे धीरे एक एक करके हमने लिया है। आयोगों ने जितने प्रश्न अभी तक पूछे हैं वो भी हमने लिए हैं, और जो प्रश्न अभी बन सकता है उन सबको एडवांस प्रश्न को हम लोग लिए हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं रामचरितमानस में कितने दोहे हैं। सामने ऑप्शन था आप लोगों को 1040 दोहे, 1036 दोहे, 1074 दोहे और 1084 दोहे। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन तीन, 1074 दोहे। रामचरितमानस में कुल 1074 दोहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? यह आपको कुछ लोगों को अच्छे प्रश्न पहली बार सुनने को मिल रहे होंगे, तो आप लोग नोट कर लिया करें जो भी प्रश्न आपको अच्छे लगते रहे। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत में कुल कितने खंड थे? आप लोग सामने ऑप्शन था 55, 57, 61 और 58। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी सही है। इसमें कुल 57 खंड थे। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत में कुल 57 खंड हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रामचरितमानस की रचना में कुल कितना समय लगा था? आप लोग सामने ऑप्शन था 2 साल 4 महीना 12 दिन, 2 साल 6 महीना 12 दिन, 2 साल 7 महीने 26 दिन या 3 साल 4 महीना 26 दिन। इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी, 2 साल 7 महीने 26 दिन। तुलसीदास जी को रामचरितमानस की रचना करने में कुल 2 साल 7 महीने 26 दिन लगा था। इसका ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? आप लोग सामने ऑप्शन था कृष्णदास, नाभादास, मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सूरदास जी से सिर्फ 10 दिन बड़े थे वल्लभाचार्य। तो आपको सिर्फ ज्ञान से मतलब होना चाहिए, किसी भी रूप में ज्ञान मिले, उम्र से कोई मतलब नहीं है, व्यक्ति के ज्ञान से मतलब है। वल्लभाचार्य सिर्फ सूरदास जी से सिर्फ 10 दिन बड़े थे, फिर भी वह सूरदास जी के गुरु थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रामचरितमानस का कौन सा अध्याय सबसे बड़ा है? आप लोग सामने ऑप्शन था बालकांड, अरण्यकांड, अयोध्याकांड और किष्किंधा कांड। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए बालकांड। रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड जो है वह बालकांड है। इसमें ऑप्शन ए सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। होरी और धनिया प्रेमचंद जी के किस उपन्यास के मुख्य पात्र हैं? मैंने कुछ प्रश्न ऐसे भी लिए हैं जो सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे उपन्यासों के पात्र और कहानियों के मुख्य पात्र कभी कभी परीक्षा में पूछते रहते हैं, तो लोगों को आते नहीं, वो सब प्रश्न छोड़ देते हैं लोग, तो मैंने ऐसे प्रश्नों को यहाँ पे लिया हुआ। तो जैसे देख रहे हैं आप लोग, होरी और धनिया प्रेमचंद जी के किस उपन्यास के मुख्य पात्र हैं? गबन, गोदान, प्रेमा या कर्मभूमि। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी गोदान। होरी और धनिया जो है प्रेमचंद जी के गोदान उपन्यास के मुख्य पात्र हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हामिद प्रेमचंद जी के किस कहानी का मुख्य पात्र है? पूस की रात, कफन, ईदगाह या पंच परमेश्वर। इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी ईदगाह। ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र हामिद है। आप लोगों ने बचपन में किसी हिंदी की पुस्तक में आप लोग जरूर यह कहानी पढ़ी होगी, जिसमें आपको हामिद मुख्य पात्र के रूप में पढ़ा होगा आपने। तो यह ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र हामिद है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा गया? अवधी, ब्रज भाषा, हिंदी या संस्कृत। इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए अवधी भाषा में। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में की है, और यही कारण है इन्होंने ही अवधी भाषा को चरमोत्कर्ष पे पहुंचाया। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन थे
1564, 1568, 1565 या 1575। इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी 1565 में। अष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विठलनाथ जी ने 4 अपने शिष्य और 4 अपने पिताजी वल्लभाचार्य के शिष्यों को मिलाकर यह बनाया था। वल्लभाचार्य जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वल्लभाचार्य जी के कुल 84 शिष्य थे और विठलनाथ जी के कुल 252 शिष्य थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अष्टछाप में अधिकतर लोग सिर्फ सूरदास को ही लोग जानते हैं, जिन्हें अष्टछाप का जहाज कहा जाता है, यही सिर्फ जानते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं 8 लोगों का नाम बता रहा हूँ। आप जिन लोगों को नहीं पता वो लोग इस चीज़ को नोट कर लें। जैसे पहला कुंभन दास जी हैं, सूरदास जी हैं, परमानंद दास जी और कृष्णदास जी। ये चारों जो कवि हैं वह वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। और वहीं पे गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास यह विठलनाथ जी के शिष्य थे। तो टोटल 8 लोगों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की गई थी। 4 विठलनाथ जी के शिष्य थे और 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कामायनी की रचना किसने किया है? आपके सामने ऑप्शन थे प्रेमचंद, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर। इसका जो सही आंसर था ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी की रचना की है। मैं डेली एक हिंदी का पोस्ट डालता हूं, आप सभी उसमें जरूर प्रतिभाग लीजिए और जो भी प्रश्न आपको अच्छे लगे आप लोग अपनी नोटबुक में जरूर लिख लिया करिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।